डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आज सोडियम थायोसल्फेट की, दैट इज फ्रॉम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो आप लोगों को डिप्लोमा में मिलेगा। ये टॉपिक ये बी फार्म फर्स्ट सेम या फर्स्ट ईयर में मिलेगा, ये फार्म डी में मिलेगा। तो आप लोग इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को इनेबल करते हुए चैनल का सब्सक्रिप्शन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल जाए। यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की मैं बहुत सारी प्लेलिस्ट लगा रखी है। यदि आप वो भी प्लेलिस्ट देखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, तो वो सारे सब्जेक्ट से देखना, उन पे जो भी आपका डिजायर्ड सब्जेक्ट या टॉपिक है उस पे क्लिक करना और वो सारे वीडियो आप देख सकते हैं बिना कोई पेमेंट किए, बिना कोई, क्योंकि ये सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू ओनली। ओके, आज बात करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ही ये टॉपिक है जो अपन डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो, और यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहूं या सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कहूं, ये क्वेश्चन किस तरह का बनता है, उसका आंसर कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन सोडियम थायोसल्फेट, तो आपको किस किस तरह से आंसर लिखना है। और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कैसे, जैसे इसमें सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है वो बताइए, इसके दो सल्फर अवेलेबल है, इसमें इनकी दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं, ये किस किस तरह से यूज होता है, किस तरह कौन कौन सी कंडीशन में ऐसे यूज होता है, ये सारी चीज बताएं। तो ये कहने का मतलब मैं आज सारे डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिएगा, अपन बात कर रहे हैं सोडियम थायोसल्फेट का। सोडियम थायोसल्फेट का जो फॉर्मूला है, इसको हम बात करते हैं Na2H2O3, जिसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। ये 5 वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन वाटर बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको? क्रिस्टलाइन वाटर बोलते हैं। और या यूं कहूंगा हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। और इसी का दूसरा नाम है, देखिएगा, नेट्री थायोसल्फास। कैसे याद करेंगे? नेट्री से, नेट्री किसका नाम होता है? सोडियम का। कैसे याद रखिएगा? Na यहीं से निकल के आया है, नेट्रस जिसको नेट्री बोलते हैं, Na इसी से निकल के आया जिसको हम सोडियम बोलते हैं। थायोसल्फास से थायोसल्फेट याद रखिएगा, तो ये नाम याद हो गया आपका, सोडियम थायोसल्फेट। ओके, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? ये एंटीऑक्सीडेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। इससे रिलेटेड, एंटीऑक्सीडेंट से रिलेटेड मैं पहले से बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इसके डिफरेंट डिफरेंट आइडियल प्रॉपर्टीज मींस कौन कौन से सिलेक्शन क्राइटेरिया होते हैं, वो सारी चीज मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ओके, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले इसका प्रिपरेशन का। हम पहले प्रिपरेशन करेंगे इसकी, फिर उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज के बाद में इसके यूजेस देखेंगे। ओके, इन 3 हेडिंग्स के अंदर हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, ये सोडियम सल्फाइड है, इसका क्या नाम है? सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड को ध्यान दीजिएगा, सोडियम सल्फाइड को हम गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं सल्फर के साथ में, तो आपको सोडियम थायोसल्फेट मिल जाता है। सोडियम थायोसल्फेट मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, जो फॉर्मूला मैंने 5 वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, मतलब सोडियम थायोसल्फेट जब भी बनाते हैं इसके साथ अपन को 5 वाटर मॉलिक्यूल जरूर लिखना होता है। ओके, क्योंकि ये इनबिल्ट रहता है इसके साथ में, लेकिन इसके साथ इसकी स्ट्रक्चर में नहीं होता, लेकिन ये साथ में इसके एज ए क्रिस्टलाइन वाटर जुड़ा रहता है। सिमिलरली में सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, सोडियम, ये सोडियम सल्फाइड है, ये सोडियम कार्बोनेट है। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। ओके, और दूसरा यहाँ पे ये वाला सोडियम कार्बोनेट है, ये आपका सोडियम सल्फाइड है। सोडियम सल्फाइड और सोडियम कार्बोनेट के मिक्सर में सल्फर डाइऑक्साइड का गैस का फ्लो करते हैं, तो क्या बनता है? सोडियम थायोसल्फेट बन जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है यहां से। ओके, इस तरह से इसकी 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गया। अब बात करते हैं इसकी कौन सी, ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टीज। ये बिल्कुल प्रॉपर्टीज की अलग होती है। जो सोडियम बाइसल्फाइड और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड पढ़ा था, उससे अलग होता है। ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, प्रिज्म और कोवर्स क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। जनरली प्रिज्म जैसे होते हैं और ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखने वाले होते हैं इसके। ओके,
इसका ऑर्डर, दूसरा पॉइंट देखिएगा, वहां सोडियम बाइसल्फाइड और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड में सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल आती थी, यहाँ पे ये ऑर्डरलेस है, ऑर्डरलेस है। और कूलिंग बिटर एल्कलाइन टेस्ट होता है, मतलब इसको यदि टेस्ट करते हैं तो बिटर टेस्ट होता है, एल्कलाइन होता है और ठंडा ठंडा महसूस होता है, जैसे हम मेंथोल को खाते हैं तो। ओके, फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट है इसका हाइग्रोस्कोपिक एंड डेलिक्विसेंट नेचर का, मतलब मैंने आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ाया था तो उसमें क्या था देखिएगा, यदि हम इसी की बात करें तो देखिएगा, ये यदि मैं हवा में इसको रखता हूं, हवा में रखता हूं तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाली पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक। और ये वाटर में सॉल्युबल होता है, इसीलिए उसकी जो ऊपरी जो सरफेस है, जो ऊपरी सरफेस है वो क्या होता है, सॉल्युबलाइज हो जाती है, ऊपरी जो सरफेस है वो सॉल्युबलाइज हो जाती है वाटर में। सॉल्युबलाइज होने की इस नेचर को मॉइस्चर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से सॉल्युबलाइज होने की इस नेचर को हम क्या बोलते हैं, डेलिक्विसेंट बोलते हैं। ओके, तो आपको दोनों टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद में जैसा मैंने आपको बताया, थर्ड पॉइंट आ गया कौन सा, सॉरी फोर्थ पॉइंट आ गया कौन सा, सॉल्युबल इन वाटर और इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। वाटर में सॉल्युबल होता है, अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है। ओके, फिर मैं नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट की बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये, मतलब ये बहुत जल्दी क्या मेल्ट हो जाता है, मतलब लिक्विफाई हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसको गर्म करते रहे तो 100 डिग्री पे पहुंच जाए, तो 100 डिग्री पे पहुंच जाए तो आपको पता होगा कि वाटर वेपर हो जाता है, वेपर फॉर्म में चला जाता है। तो देखिएगा लूज वाटर मॉलिक्यूल कौन से वाले, जो इसके स्ट्रक्चर में थे एज ए क्रिस्टलाइन वाटर, तो क्रिस्टलाइन वाटर के साथ में वाटर बाहर निकल जाता है, कब, 100 डिग्री पे। और यदि और हम इसके और ऊपर हम गर्म करेंगे तो डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब ये कौन सा ये फॉर्मूला था जो कौन सा Na2H2O3, ये डिकम्पोज हो जाएगा, ये फॉर्मूला ही नहीं रहेगा, टूट जाएगा। और अब नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स पॉइंट, यदि मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात आ गई, ये रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला है, ये HCl है, NaCl बनता है, सल्फर बन जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। इस तरह से देखिएगा ये पूरा का पूरा डिकम्पोज हो जाता है, कब, HCl के साथ रिएक्शन करता है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड इमीडिएटली बाहर निकल जाती है, जैसा। लेकिन याद करना किसका, सोडियम बाइसल्फाइड और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड में ऐसा नहीं था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा 7 पॉइंट, ये इसका एक्वस सॉल्यूशन जैसा कि वाटर में सॉल्युबल है तो ये डिकम्पोज हो जाता है, यदि हम इसको रख देंगे तो वाटर सॉल्यूशन डिकम्पोज हो जाता है, सोडियम थायोसल्फेट ये सॉल्यूशन है तो सोडियम सल्फेट बन जाता है, सोडियम पॉलीसल्फाइड बन जाता है, इसका क्या नाम है, Na2S5, इसको बोलते हैं सोडियम पॉलीसल्फाइड, सोडियम पॉलीसल्फाइड बोलते हैं। जो सोडियम पॉलीसल्फाइड फर्दर डिकम्पोज हो जाता है किसमें, सोडियम सल्फाइड और सल्फर में। इस तरह से ये एक्वस सॉल्यूशन में अनस्टेबल है, डिकम्पोज हो जाता है। अब इस एक्वस सॉल्यूशन को हम स्टेबलाइज कर सकते हैं बाय एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एज वेल एज बोरेक्स, मतलब या तो सोडियम कार्बोनेट का एडिशन कर दें या बोरेक्स का एडिशन कर दें तो ये एक्वस सॉल्यूशन क्या स्टेबलाइज हो जाएगा, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट ये मतलब ये 7 की बाद में 8 पॉइंट आ गया। 9 पॉइंट की बात करें तो रेड्यूस करता है आयरन को और आयोडीन को। आयरन ध्यान दीजिएगा, आयरन को किसकी, इसके आयनिक फॉर्म में रेड्यूस करेगा FeCl3, मतलब Fe की कौन सी कंडीशन है, +3 फॉर्म है, और सोडियम थायोसल्फेट की रिएक्शन करा के Fe क्या बन गया, Fe+2 में बन गया, Fe+3 से Fe+2 बन गया, मतलब रेड्यूस हो गया, एज ए रेड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम हो रहा है। और यहाँ पे क्या बन गया, ये डाइसोडियम थायोनेट बन गया। ओके, डाइसोडियम थायोनेट बन गया। सिमिलरली ये आयोडीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, वही कौन सा, सोडियम थायोसल्फेट, और वही जो कंपाउंड यहाँ इधर बना और सोडियम आयोडाइड बन गया। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ आयोडीन जीरो कंडीशन में, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी जीरो है, यहाँ माइनस हो गया, तो इसका मतलब हो गया इसका रिडक्शन हो गया। तो ये सारी चीज मैं डिस्कस कर चुका हूं, जिस तरह से कि कहां पे ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कि जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाती है तो उसका रिडक्शन होता है। यहाँ 0 से -1 हुई तो ये कम हुई, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो गया। सिमिलरली अब मैं बात करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट वाला 10th पॉइंट। तो देखिएगा अब जो इसमें 2 सल्फर है, इसमें 2 सल्फर है, एक सल्फर की तो ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, दूसरी सल्फर की क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट की। इस 0 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से है एक सल्फर का तो ऑक्सीडेशन नहीं होता क्योंकि सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होती है, जो 6 हो चुकी, लेकिन दूसरे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, इसीलिए दूसरा सल्फर ऑक्सीडाइज होता है। इसका मतलब जब भी रेड्यूसिंग रिएक्शन होती है इस तरह की, तो इनमें एक सल्फर का ही ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे सल्फर का ऑक्सीडेशन नहीं होता। ओके, अब बात करते हैं अब इसके यूजेज की। तो यूजेज में देखिएगा फ्रेंड, जैसा अपन बात कर रहे थे कैटेगरी की, तो कैटेगरी में एज ए एंटीऑक्सीडेंट था, उसी तरह से ये पहला इसका यूज आ गया एज ए एंटीऑक्सीडेंट। जनरली जैसा एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो 0.05% इन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में इसको एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। और दूसरा पॉइंट में बात करूं तो एज ए रेड्यूसिंग एजेंट या एज ए एंटीऑक्सीडेंट इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन यूज होती है 0.01 से लेके 1.0 तक इसकी कॉन्सेंट्रेशन यूज होती है एज ए रेड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज एंटीऑक्सीडेंट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। इसको यूज किया जाता है, किसको, सोडियम थायोसल्फेट को यूज किया जाता है एज ए एंटीडोट के तौर पे इसको यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग में। किसके साथ में, अलोंग विद सोडियम नाइट्राइट में साइनाइड पॉइजनिंग को डिटेल में, एंटीडोट को डिटेल में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, तो उसका आप वीडियो और इसका मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझना है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है एज ए एंटीडोट दूसरे किसी मतलब किसमें, साइनाइड पॉइजनिंग का तो एंटीडोट के तौर पे यूज कर ही रहे, लेकिन ये दूसरे में भी एंटीडोट के तौर पे यूज करते हैं। लेड, बिस्मिथ, मरकरी एंड आयोडीन पॉइजनिंग में भी ये रिएक्शन करता है, मतलब आयोडीन पॉइजनिंग में भी ये एज ए एंटीडोट के तौर पे यूज होता है। देखिएगा इसके आयोडीन पॉइजनिंग का तो मैं यहीं बता देता हूं, ये किसमें, सोडियम थायोसल्फेट यूज हो रहा है। आयोडीन पॉइजनिंग में तो ये वाली रिएक्शन होती है, देखिएगा तो यहाँ पे आयोडीन जो सिंपली आयोडीन था वो सोडियम आयोडाइड के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या होगा, एज ए मतलब डायरेक्टली इसको रिएक्शन कर दिया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आता है एज ए टॉपिकल एंटी फंगल के तौर पे यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे डर्मेटोफाइटोसिस होता है, जो फंगल इंफेक्शन होता है स्किन पे, तो एज एंटी फंगल के तौर पे यूज किया था। जनरली इसको एसिड के साथ में इसको यूज किया जाता है एज ए एंटी फंगल। ओके, फिर नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट आता है कौन सा, एज ए एंटी क्लोर। कीप इन माइंड एंटी क्लोर, ध्यान रखिएगा, एंटी क्लोर इनके नाम से इसको यूज किया जाता है। इस मतलब सोडियम थायोसल्फेट को एज ए एंटी क्लोर भी याद किया जाता है, इसका दूसरा नाम है। और वो एंटी क्लोर क्यों किया जाता है कि ये ब्लीचिंग इफेक्ट देता है। ब्लीचिंग का मतलब रिमूवल ऑफ स्टेन, चाहे आयोडीन की बात करूं चाहे और कोई बात करूं, तो उनका स्टेन हटाने के लिए इसको यूज किया जाता है। ब्लीचिंग इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है एज ए एंटी क्लोर के नाम से इसको प्रसिद्ध है, मतलब सोडियम थायोसल्फेट। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा, देखिएगा सेवंथ पॉइंट है यहाँ पे, अगेन कीप इन माइंड, जिस तरह से एंटी क्लोर के नाम से है उसी तरह से हाइपो के नाम से एज ए हाइपो, HYPO हाइपो के नाम से यूज किया जाता है। किसमें, ध्यान दीजिएगा, किसमें, फिक्सर इन फोटोग्राफी। फिक्सर इन फोटोग्राफी मतलब फोटोग्राफी में डेवलपमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है एज ए हाइपो। फिर नेक्स्ट 8th पॉइंट आता है इसका, यूज एज ए स्टैंडर्ड टाइट्रेंट इन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, मतलब टाइट्रेशन में भी इसको यूज किया जाता है। किसको, सोडियम थायोसल्फेट को। इस तरह से मैंने इसके 8 यूज बता दिए जो
सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूं, जो मैंने शुरू में क्वेश्चन बताया था कि राइट शॉर्ट नोट ऑन सोडियम थायोसल्फेट, तो आपको क्या करना है, शुरुआत करनी है यहां से, हेडिंग लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, दूसरा नाम लिखना है, कैटेगरी लिखनी है, फिर आप इसकी प्रिपरेशन बताएंगे। प्रिपरेशन 2 है, प्रिपरेशन में कोशिश करना जो मैंने लैंग्वेज में लिखा बोला वो लिखना, ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। सिमिलरली मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, प्रॉपर्टीज को आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। यूजेज इसको इसी तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख देंगे तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, तय है। अब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है, पहला देखिएगा, ये इसकी नेचर कौन सी होती है, कौन सी हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्विसेंट नेचर होती है, पहली बात। और दूसरा इसका क्या रहता है, जो कितने डिग्री टेम्परेचर पे लूज कर देता वाटर मॉलिक्यूल ये, और उसके बाद में किस किस का रिडक्शन कर देता है ये, एज वेल एज साथ में सोडियम थायोसल्फेट के सॉल्यूशन को हम किससे स्टेबलाइज कर देंगे, सोडियम कार्बोनेट एंड बोरेक्स के सॉल्यूशन से स्टेबलाइज करेंगे। तो आपको ये वो हो गया। दूसरा इसका यूजेज में स्पेशली कौन कौन सा यूज, ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग, ट्रीटमेंट एज एंटीडोट इन लेड, बिस्मथ, मरकरी, आयोडीन पॉइजनिंग में। फिर एज एंटीक्लोर किसको बोला जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, एज एंटीक्लोर यूज्ड इन ब्लीचिंग और फॉर द रिमूवल ऑफ स्टेन नोन एज, क्या है, सोडियम थायोसल्फाइड, मतलब आइडेंटिफाइड और रिकॉग्नाइज्ड एज या यूज्ड एज, किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। सिमिलरली हाइपो के नाम से कौन सा एज ए फिक्सर यूज किया जाता है इन फोटोग्राफी में, तो कौन सा है, सोडियम थायोसल्फेट। इस तरह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, किससे रिलेटेड, सोडियम थायोसल्फेट से। यहीं पे मैं बात करूं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे लिमिट टेस्ट और सारे के सारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको यहीं पे आई में दिख रहा होगा सजेस्टेड वीडियोस में, तो उस पे देखना, क्लिक करना, समझना, सारे के सारे वीडियो आपके सामने खुल जाएंगे। ओके, अभी भी आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को इनेबल कर लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल जाए। ओके, फिर मैं बात करता हूं यहीं पे, यदि आपने अपने फ्रेंड सर्किल और जूनियर्स और सीनियर्स में भी इसको शेयर नहीं किया तो शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज और बता दूं, यहाँ पे आपने क्या किया है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिएगा, ताकि मैं आपका वो डिजायर्ड वीडियो बना सकूं और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। यहीं पे मुझे मैं आपसे विदा लूंगा, तब तक धन्यवाद। फिर से नया वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू वंस अगेन।